जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ज्ञान कोश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंडोनेशिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडोनेशिया पूरा दहल चुका है। जो एकमात्र स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, आज पूरे इंडोनेशिया में आग लग रही है। वहां की पार्लियामेंट तक को भी जला दिया गया है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जनता आक्रोशित हो जाए, अग्रेसिव नेचर अपना रहे, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था वो अगर वायलेंस में टर्न हो रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर्ड हो चुकी है आज के समय में। लेकिन फिर भी इस पूरे प्रोटेस्ट में उस वक्त अचानक से स्पार्क आता है जब एक 21 साल के गिग वर्कर, डिलीवरी वर्कर की उन्हीं के मिलिट्री के ही व्हीकल से कुचलकर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब वीडियो सरफेस होते हैं तो ये पूरा माहौल इतना ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है कि आप इमेजेस देख सकते हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र आपको इंडोनेशिया में आज के समय में नहीं मिलेगा जहाँ पर प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। तो यहाँ पर आप पूरी कहानी को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इतना समझिएगा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट का कारण क्या था। यहाँ पर यह बताया जा रहा है, पूरे अगर आप देखेंगे सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको आर्टिकल मिल जाएगा, क्योंकि अपने आप में मैसिव अपडेट है। और इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशन माना जाता है। जीडीपी की अगर बात की जाए तो इसकी अच्छी खासी जीडीपी है, अप्रॉक्सीमेट 5% के आसपास। लेकिन जीडीपी अच्छी होना उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्फ्लेशन अभी पीक पे चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे चल रहा है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर बढ़ रही है। और इसका पूरा भार जा रहा है जनता के ऊपर, इंडोनेशियन पीपल के ऊपर। अब हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर अभी जो हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बने हैं प्रबावो सुबियांतो, उनके द्वारा एक बिल लाया गया, एक बिल प्रपोज किया गया उनकी पार्लियामेंट में। उस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण जनता को सड़क पे आना पड़ा। उस बिल में ये था कि जितने भी एमपीज हैं सबके हाउसिंग अलाउंसेस को 3 लाख रुपए हर महीने के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। अब ये जो 3 लाख रुपए हर महीने के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की प्रायोरिटी जो है वो स्टेट बेस्ड प्रायोरिटी है, ना कि सिटीजन हार्डशिप को कम करने के लिए प्रायोरिटी है। और यही जनता में आक्रोश का कारण बन गई है, जिसके कारण शुरुआत में तो ये जो प्रोटेस्ट था वो एक पीसफुल था, लेकिन एक 21 वर्षीय गिग वर्कर की मृत्यु के बाद ये जो प्रोटेस्ट है बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, अग्रेसिव हो गया। और जब प्रोटेस्ट अग्रेसिव हुआ तो उसको दबाने के लिए भी सेम एग्रेशन को ही अडॉप्ट करना पड़ा प्रभावो सुबियांतो, जो वहाँ के राष्ट्रपति है। तो आइए पूरा मामला समझते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा प्रोटेस्ट कैसे कन्वर्ट है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसके सीक्वेंस को तो ये लगभग लगभग आपको वैसे ही दिखेगा जैसे कि हर एक देश में प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है। छोटा सा प्रोटेस्ट होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, लेकिन अचानक से इतनी आगजनी हो जाती है कि पूरा सिस्टम तक हिल जाता है। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए बांग्लादेश से अपन इसे रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गलती खुद प्रभावो सुबियांतो की है। बताऊंगा मैं कैसे। बैकग्राउंड की अगर बात की जाए सॉरी, तो यहाँ देखिएगा ट्रिगर, अपन जो अगर ट्रिगर देखा जाए तो रिवेलेशन ऑफ अ लेविश पर्क 3 लाख पर मंथ हाउसिंग अलायंस फॉर एमपीज अमिड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस समय पूरा एक भार जनता के ऊपर जा रहा है, जनता से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, और उन्हीं का पैसा सिर्फ एक लेविश पर्क देने के लिए अगर एमपीज के ऊपर खर्च किया जाए, वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर इंडोनेशियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। वैसे तो ये हमारे भारतीय करेंसी में है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आप में ये इंडोनेशियन करेंसी के लिए भी बड़ी बात है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब आपका जनता एक प्राथमिकता होनी चाहिए, उस वक्त आप अपनी सरकार के बारे में सोच रहे हैं। और ये उस वक्त स्पार्क होता है पूरा प्रोटेस्ट जब एक 21 साल के डिलीवरी ड्राइवर जिनका नाम है अफान कुर्नियावान, उनको या उनकी मृत्यु हो जाती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोटेस्ट के टाइम एक पुलिस व्हीकल उनके ऊपर चढ़ जाता है, और चढ़ने के बावजूद वो व्हीकल रुकता नहीं है, और इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है वहां के प्रोटेस्टर्स के द्वारा। बाद में यही रिकॉर्डिंग को पूरे इंडोनेशिया में सर्कुलेट किया जाता है। कारण जो उसका होता है फिर बाद में कि ये एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट बन जाता है जो सिर्फ जकार्ता तक सीमित था। अब ये जकार्ता, बांडुंग, सोराबया, योग्यकार्ता, मैदान और मक्कासर तक फैल चुका है। अगर इसके नेचर की बात की जाए तो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ये एक यूथ और स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रोटेस्ट था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूथ और स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रोटेस्ट का सिर्फ इतना सा कहना था कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे पैसे हैं, तो इसे ऐसे वेस्ट न किया जाए, बल्कि कुछ ऐसी पॉलिसीज में लगाया जाए ताकि देश में इन्फ्लेशन कम हो सके या कंट्रोल हो सके और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, ना सिर्फ लेविश पर का अनाउंसमेंट हो।
इसके बाद इसमें वर्कर्स ज्वाइन हो जाते हैं और गिग इकोनॉमिक ग्रुप्स भी ज्वाइन हो जाते हैं जो बाद में प्रोटेस्ट को लीड करते हैं। अब आप इसके कैरेक्टर को देखोगे तो ये लगभग लगभग आपको वैसे ही दिखेगा कि कुल मिलाकर पूरे के पूरे सिटीजन्स अब प्रभावो सुबियांतो जो राष्ट्रपति उनके अगेंस्ट में उतर चुके हैं। और यहाँ पर आज उसी से रिलेटेड पूरे आर्टिकल्स है कि कैसे एक अफगान जो एक डिलीवरी बॉय थे, उनके गिग वर्कर थे, उनकी मृत्यु के बाद पूरा एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक वायलेंट प्रोटेस्ट में टर्न हो गया। तो आइए देखते हैं, अगर आप की इश्यूज की बात की जाए तो अभी इंडोनेशिया में भयानक इनइक्वालिटी चल रही है। अगर 5% जीडीपी है भी तो भी उसके कारण इंडोनेशिया में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टैग्नेंट वेजेस अभी पीक पर चल रहे हैं। वैसे अगर स्टैग्नेंट वेजेस की बात की जाए तो ये परसिस्ट है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है जिसके कारण सिटीजन्स में एक डिसकंटेंट पैदा हो गया है, आक्रोश पैदा हो गया है। लेकिन यहाँ पर बात उस वक्त बिगड़ती है जब नागरिकों को एहसास होता है कि जो हमारी चुनी हुई सरकार है वो स्टेट स्पेंडिंग प्रायोरिटीज में ध्यान दे रही है, ना कि सिटीजन हार्डशिप को कम करने में ध्यान दे रही है। उसके बाद गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल लेजिटमेसी की बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला है एलिट प्रिविलेजेस वर्सेस पब्लिक डिस्ट्रेस। यहां पर ध्यान रखा जा रहा है उनके सिर्फ एमपीज का, ना कि जनता के आक्रोश को समझने का, क्योंकि अगर इसको समझा जाता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। कुछ स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट की शुरुआत नहीं करते और बाद में वही स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट रहता है इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट नहीं बनता है। राइजिंग डिमांड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज द मेजर कंसर्न फॉर करंट इंडोनेशियन गवर्नमेंट और सिटीजन्स ऑल्सो। आप अगर देखेंगे तो 2024 का ये वैसे तो ये ग्राफ है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया भी और उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फिलीपींस और मलेशिया से थोड़ी ही कम है। और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भारत की भी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी। अब भारत के लिए इंडोनेशिया एक की फैक्टर है, बल्कि देखा जाए तो इंडोनेशिया स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए भी। आगे मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। लेकिन यहां पर अब ह्यूमन राइट कंसर्न जो है, कल रात तक सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 पीपल वर किल्ड एंड 1200 प्लस वर डिटेन, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सप्रेस किया गया है बाय फोर्स, कई सारे लोगों की यहाँ पर मेजर इंजरी हुई है और कई सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई है। अगर देखा जाए तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 20 प्लस मिसिंग चल रहे हैं, उनको ट्रेस ही नहीं किया जा पा रहा है कि आखिरकार हमारे नागरिक जो हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे वो गए कहाँ हैं। रिपोर्ट्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, टीयर गैस नियर कैंपसेस, यूनाइटेड नेशन कॉलिंग फॉर प्रोब इनटू ह्यूमन राइट वायलेशन। सरकार का क्या रिस्पॉन्स है? सबसे बड़ी बात, प्रभावो सुबियांतो टर्म्ड प्रोटेस्ट एज एनार्की एंड ट्रीजन। अब आप सोच सकते हैं, अपनी जनता के लिए उन्होंने एनार्की और ट्रीजन शब्द का यूज किया है। मिलिट्री डिप्लॉयड, पर्क्स पार्शियली रोल्ड बैक, कमिटमेंट टू इंक्वायरी इनटू ड्राइवर डेथ। वैसे तो एश्योरेंस दिया है कि मौत किस कारण हुई है और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसके ऊपर इंक्वायरी तो बिठाई गई है। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो एक पर्क से रिलेटेड इंक्रीमेंट की बात की गई थी, फिलहाल उसे वापस कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है अफगान की मृत्यु का, जिसने पूरे प्रोटेस्ट को वायलेंट कर दिया और पूरे इंडोनेशिया में फैला दिया। अब यहां देखिएगा, अगर भारत से इसके सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला आता है, ये उस वक्त हो रहा है जब भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर फोकस्ड है। इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया आसियान में सबसे बड़ा देश है, और अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो याद रखिएगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इंडोनेशिया होल्ड्स द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और भारत के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनर के रूप में इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशन है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की इंस्टेबिलिटी होती है, इट में वीकन दी आसियान कोहिशन। और यहाँ पर देखिएगा, जिस मोमेंट पे भारत एससीओ में पार्टिसिपेट करने गया है, उसी मोमेंट पे इंडोनेशिया पर ये सब चीज़ें हो रही है। ब्रिक्स का भी इंडोनेशिया एक मेंबर नेशन है, और एससीओ की बात की जाए तो एससीओ में भी देखा जाए तो इंडोनेशिया को ध्यान में रख के ही पार्टनर नेशन के रूप में उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इंडोनेशिया का फैक्टर तो है और सोचने वाला भी है। और अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो सबसे बड़ा कंसर्न आता है मैरीटाइम सिक्योरिटी का। प्रोटेस्ट डिस्ट्रैक्ट इंडोनेशिया फ्रॉम इट्स साउथ चाइना सी रोल, पोटेंशियली गिविंग चाइना ग्रेटर इन्फ्लुएंस। दिस अफेक्ट्स इंडियाज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंटरेस्ट। अभी जब तक चाइना का इन्फ्लुएंस इंडोनेशिया में नहीं है, तब तक भारत का एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंटरेस्ट था। लेकिन अगर वहां पर किसी भी प्रकार की इंस्टेबिलिटी होती है
तो फिर हमारे लिए इट विल बिकम अ कंसर्निंग सिचुएशन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो सकता है कि हमारे लिए फिर सोचने पर मजबूर हो जाए। इकोनॉमिक टाइज में भारत और इंडोनेशिया के अच्छे खासे ट्रेड टाइज है। लगभग 26 बिलियन डॉलर का हमने ट्रेड किया था इन द ईयर 2024। लेकिन इनस्टेबिलिटी के कारण सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा हमारा जो एक सेक्टर है जो हम इंडोनेशिया के साथ ट्रेड करते हैं, उसमें कोल, पाम ऑयल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है। डेमोक्रेटिक रेजोनेंस में देखा जाए, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, इंडिया इंडोनेशिया फेस कॉमन चैलेंजेस ऑफ इनइक्वलिटी एंड गवर्नेंस। लेसन फॉर इंडिया इन हैंडलिंग प्रोटेस्ट मूवमेंट। अब यहाँ पर वैसे तो भारत में इस तरीके से किसी भी प्रोटेस्ट मूवमेंट को टैकल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी भारत में भी अपने आप में एक टूल किट चलती है जिसने लगातार भारत को भी इनस्टेबल बनाने का प्रयास किया है, जो कि पार्लियामेंट में भी उछाले गए थे कुछ मुद्दे। आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में षड्यंत्र हो रहे हैं, और अभी कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश से भी उसी चीज़ से उभरा है। भारत के साथ भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती है। बस बात यह है कि अभी हम उस गलत स्थिति में नहीं फंसे हैं, लेकिन फिर भी हम डीप स्टेट और बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, अमेरिका, चाइना, इसके खेल से हम वाकिफ है, इसलिए हम कॉशियस है। और एससीओ में भी देखा जाए तो हम एक कॉशियस बिहेवियर अपना रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी बहुत बड़ा एक मेजर ग्लोबल शिफ्ट चल रहा है, तो हमारी भी ज़रूरत है चाइना के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखना, वो भी तब जब अमेरिका ने हमारे ऊपर यूनिलेटरल टैरिफ इंपोज किया है। डायस्पोरा एंगल की बात की जाए, लार्ज इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इन इंडोनेशिया, स्पेशली मदान जकार्ता में रहती है। अनरेस्ट में अफेक्ट दियर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो द बिजनेसेस। वैसे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का भारतीयों को खतरा नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है अभी फिलहाल इट इज़ अगेंस्ट द इंडोनेशियन करेंट गवर्नमेंट। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन लास्ट फैक्टर है। दोनों ही देश, भारत और इंडोनेशिया, इंडियन ओशन रीजन के इंपॉर्टेंट नेशन है। किसी भी प्रकार की इनस्टेबिलिटी सबांग पोर्ट डेवलपमेंट को स्लो कर सकती है, और ये जो सबांग पोर्ट डेवलपमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का में एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। तो यू कैन इमेजिन एनी टाइप ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द इंडोनेशियन रीजन कैन अफेक्ट आवर रिलेशंस। और जो डेवलपमेंट से हम एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट को कैप्चर करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसमें अंतर पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ हो रही है, भले ही वो कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन भारत के लिए थोड़ा चिंता वाली बात है। देखिए, ये मैप है इंडोनेशिया का, और जिस स्ट्रेटेजिक पोर्ट की अपन बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लोकेटेड है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर आपके पास एटलस है तो इसको एक बार ज़रूर मार्क करके देखिएगा। ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसके बिल्कुल नियरेस्ट में अगर कोई आइलैंड है तो वो भारत का ग्रेट निकोबार आइलैंड है। और भारत इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक मैसिव पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, ताकि पूरे पैसिफिक ओशन का जो भी ट्रैफिक है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अगर होते हुए, वैसे तो होते हुए ही जाता है, तो भारत को भी एक तरीके से उस ट्रेड रूट को एक्सेस करने मिल जाए, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का बेसिकली इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो साउथ चाइना सी में जितने भी देश है, वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जहाज है, वो सब इसी ट्रेड रूट से जाते हैं और फिर इंडियन ओशन में जाते हैं, और फिर फर्दर रेड सी से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप पहुंचते हैं, या फिर यूरोप से मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल, इंडियन ओशन, और फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए वापस से कहाँ आते हैं, पैसिफिक ओशन की तरफ आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं अपने आप में ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की इनस्टेबिलिटी होती है तो ये ना सिर्फ इंडोनेशिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी थोड़ी चिंता वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हर एक प्रकार से जितने भी देशों को यहाँ पर अनरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है, उसमें किसी ना किसी तरीके से उन देशों को भी नुकसान हो रहा है जो इस पर्टिकुलर अनरेस्ट के टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और यही हमारे लिए भी चिंता की बात है। फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या इस पूरे बारे में सोचना है। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, एनी टाइप ऑफ जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड इश्यूज़ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। एक बार फिर से जय हिंद एंड बेस्ट विशेष।